टेंथ क्लास इस बार जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अवर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. एज यू ऑल नो दैट kidneys are composed of millions of nephrons, and the nephrons are the microscopic structures present inside the kidney. So they are also known as uriniferous tubules. They are present between the cortex and the medulla. आप जानते ही हो ये सब कि 1 से 2 मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो नेफ्रॉन्स की फॉर्म में होते हैं या इनको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है, ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में प्रेजेंट होते हैं. और उसके साथ साथ अब आपने आज पढ़ना है कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो अगर हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर अगर हम अच्छे वे में डिस्कस करें, सो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है ये किडनीज़ का, ये क्या करता है, यूरिन को फिल्टर करता है ब्लड में से. और नेफ्रॉन्स 2 मेन पार्ट से बनता है, एक मैल्फिगियन बॉडी, यहाँ पे लिखी होगी एक मैल्फिगियन बॉडी, और एक ट्यूबुलर पार्ट. मैल्फिगियन बॉडी और ट्यूबुलर पार्ट के साथ साथ अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पर इसका ये है एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल आ गई, और ये इफरेंट आर्टरियोल है. यहाँ से जो यहाँ से रिलीज़ हो रही है ये इफरेंट आर्टरियोल है. उसके बाद ये मैल्फिगियन बॉडी की हम बात करें तो मैल्फिगियन बॉडी में सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस आता है अंदर, और ये पूरा का पूरा जो ये कैप्सूल सा बना हुआ है ये बोमन्स कैप्सूल आता है. बोमन्स कैप्सूल के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनली है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स हैं, और ये बाद में कलेक्टिंग डक्ट्स में जाके ओपन होगा. सो अब हम बात करेंगे मैल्फिगियन बॉडी की. तो मैल्फिगियन बॉडी एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, जिसके बीच में ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की. रीनल आर्टरी को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल. आप ध्यान से देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो बोमन्स कैप्सूल है इसमें सबसे पहले जो आर्टरी एंटर कर रही है ये रीनल आर्टरी है, ये एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर है. एफरेंट आर्टरियोल के बाद नेक्स्ट जो है एफरेंट आर्टरियोल के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ से अराइज करता है, ठीक है. और यहाँ पे आपको बोला है ये बंच ऑफ कैपिलरीज बनाता है, यहाँ पर बहुत सा झुंड बन जाता है यहाँ पे कैपिलरीज का, और उसको बाद में बोला जाता है ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है. ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है जो रीनल आर्टरी या एफरेंट आर्टरियोल से बनता है, ठीक है. और ये बोमन्स कैप्सूल में ये कैपिलरीज जब बाहर निकलती हैं तो ये जुड़ के बनती हैं एफरेंट आर्टरियोल, जो बोमन्स कैप्सूल से निकलने के बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बनती है. और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की अगर आप बात करो तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ये होती है यहाँ पे, सॉरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ से अराइज होती है, जो मैं आपको दूसरी एक डायग्राम है उसमें दिखाऊंगा, कुछ इस तरीके से बनती है वो, ठीक है. सो वो बनाती हैं ये इफरेंट आर्टरियोल. उसके बाद अगर हम बात करें ये कैपिलरीज दोबारा से रीजॉइन होने के बाद रीनल वेन्यूल्स बनाती हैं, और रीनल वेन्यूल्स के बाद ये रीनल वेन्स बनाती हैं. तो जो ग्लोमेरुलस होता है ना, इसका ग्लोमेरुलस, ये जो मैं बात कर रहा था ये डायलाइजिंग बैग की तरह काम करता है. डायलाइजिंग बैग का मतलब ये जितनी भी चीज़ें होंगी फिल्टर यही करेगा यहाँ पर. सो अगर हम बात करें फिल्टरिंग ये करेगा तो ग्लोमेरुलस ये मैक्सिमम जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे इसको फिल्टर करेगा. फिर अगर हम ट्यूबुलर पार्ट की बात करें तो मैं जैसा आपको बता ही चुका हूँ, ट्यूबुलर पार्ट इसके आ जाते हैं यहाँ पर 4. पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल, सेकंड है डिस्टल कॉन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल, और इनके बीच में जो होता है वो है लूप ऑफ हेनले, ठीक है. सो ये लूप ऑफ हेनले है. मैं आपको एक और डायग्राम दिखा दूंगा इसकी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने जैसे बोला था एफरेंट आर्टरियोल थोड़ी सी वाइड होती है, वो एंटर करती है यहाँ पर, ये बंच बना देती है. ये बंच जो बनेगा इसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलस. ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है. ये बंच जब यहाँ से निकलेगा सो ये इफरेंट आर्टरियोल बनेगा. इफरेंट आर्टरियोल के बाद ये प्रॉक्सिमल, और इफरेंट आर्टरियोल के बाद ये जो आप बोल रहे हो यहाँ पर, ये जो जुड़ेंगी ना सारी ये आपकी कैपिलरी का नेटवर्क बनेगा, जिसको आप बोला था पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. रेड कलर की आप देख रहे हो, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं. और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कौन बनाता है, एफरेंट आर्टरियोल्स. एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद अगर आप देखो यहाँ पर ये जो बोमन्स कैप्सूल है, ये बोमन्स कैप्सूल है, सी शेप स्ट्रक्चर,
और ये बोमन्स कैप्सूल यहाँ से चीज़ों को फिल्टर करेगा और यहाँ से पास करने के बाद ये आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल्स, और ये यूरिन फ्लो यहाँ से करवाएगा, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स आ गई। सो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक है मेल्फिगियन बॉडी और एक है ट्यूबुलर पार्ट। मेल्फिगियन बॉडी में मैं आपको बता चुका हूँ, बोमन्स कैप्सूल आ गया, इफरेंट आर्ट्रियोल आ गई और एफरेंट आर्ट्रियोल आ गई, ठीक है। और वहाँ में उसके बाद जो रेड कलर की मैंने आपको बता दी, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी भी होती है। और ट्यूबुलर पार्ट आप अच्छे से जानते हो, ट्यूबुलर पार्ट में आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इसमें आ गया। अगर हम अब इसकी बात करें तो इसकी फंक्शनिंग या फिजियोलॉजी कैसी होती है वो जानना बड़ी ज़रूरी है। आप जैसे जानते हो कि मैन की जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरियोटेलिक होती है। दैट मीन्स उनमें यूरिया बनेगा उनके लीवर में, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेसेस से होती हैं। पहली प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको आप बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो अगर मैं बात करूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो इसमें क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लड को फिल्टर कर देती हैं, ठीक है, और उस ब्लड को पास करते हैं वो ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस से करने के बाद ब्लड को पूरे तरीके से फिल्टर करके ब्लड में जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स और जो यूरिया होता है और जो वाटर होता है उससे वो अलग कर देते हैं। और ब्लड में सिर्फ क्या रह जाता है, प्रोटीन्स और फैट्स। तो इसका मतलब जो ग्लोमेरुलस में होगा उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी और वो ब्लड को फिल्टर कर देगा, और जो ब्लड को फिल्टर करेगा उसको बोलोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो ब्लड फिल्टर किया होगा ये जो होगा उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया सब और वाटर तक इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ब्लड में अब रहेगा क्या, सिर्फ ब्लड में जो चीज़ रहेगी वो आएगा प्रोटीन्स और फैट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा है, अब हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की, तो नेक्स्ट जो है वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होंगे वो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट से फिल्टर होते जाएंगे, ठीक है। वो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट से फिल्टर होते जाएंगे और फिल्टर होने के बाद जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं ट्यूब्यूल में, वो क्या करेंगी, वाटर पहले का निकल चुका है तो वो 99% वाटर को क्या कर देंगी, रीअब्जॉर्ब कर देंगी। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से वो ग्लूकोज को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगी, अमीनो एसिड्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, विटामिन्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगी और साल्ट को भी, मोस्ट ऑफ द साल्ट पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को रीअब्जॉर्ब कर देंगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये आपके नोट्स में है, सो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और कैसे रीअब्जॉर्प्शन होती है वो भी उस नोट्स में है, तो उसको अच्छे से पढ़ के आप, अगर फिर भी आपको डाउट आया देन यू कैन आस्क मी। सो ये था रीअब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट जो था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मैंने आपको बोला कि ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेट जो होगा, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से। और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे क्या करेंगी, 99% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगी, अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, विटामिन्स और साल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें इस डायग्राम से, अगर मैं आपको उसको समझाऊं कि किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है, तो थोड़ा आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझने में। तो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो यहाँ पे डर्टी ब्लड एंटर कर रहा है जिसमें वेस्ट हैं, वो डर्टी ब्लड जाएगा एफरेंट आर्टरी में, रीनल आर्टरी जो आप जानते हो, रीनल आर्टरी में जाने के बाद वो एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में। सो ग्लोमेरुलस के यहाँ पे क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा, ठीक है। सो वो ब्लड को फिल्टर कर देगा यहाँ से और वो फिल्टर्ड ब्लड यहाँ पे लेके आएगा। सो अब वो फिल्टर्ड ब्लड लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और उसमें से जो भी अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो सब के सब इस जगह आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, एरो डाले हुए हैं यहाँ पे, सब के सब वो इस जगह आ जाएंगे।
जब वो सब के सब चीज़ें इस जगह में आ जाएंगी तो वो यहाँ से एंटर करेंगी और होगा क्या, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ब्लड के साथ, ये उसको फिल्टर करती जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होंगे वो सब के सब रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे इस जगह में, और रीएब्जॉर्ब होने के बाद रीएब्जॉर्ब इस ब्लड में होते जाएंगे और ये जो ब्लड होगा प्योर ब्लड वो बाहर निकल जाएगा इस जगह से, ठीक है। और ये जो वेस्ट होंगे, ये जितने भी वेस्ट थे वो सब इधर रह जाएंगे, ठीक है। जितने भी वेस्ट थे वो सब इस जगह रह जाएंगे और ये यहाँ पे वेस्ट रहेंगे और ये वेस्ट यहाँ से यहाँ पास होते हुए यहाँ से यहाँ होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे यूरिन फ्लो करेगा। लेकिन जो आपका प्योर ब्लड होगा वो यहीं से पास करेगा और जब वो इधर जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, कुछ चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेगा। रीअब्जॉर्ब करने के इंपॉर्टेंट चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करके क्लीन होके बाहर निकल जाएगा। सो ये था, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन भी है इसमें। आपको मैंने बता दिया सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो बोमन्स कैप्सूल में फ़िल्टर नहीं होते हैं, ठीक है। सो पेरिट्यूबुलर यहाँ पे और वो पास हो जाते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, इसको आप बोलते हो ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें आता है हमारा क्रेटिन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पोटेशियम आइंस। ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ये यूरिन में ऐड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूबुलर सिक्रीशन। और उसके बाद जो फिल्ट्रेशन होती है वो एंड में आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट्स के, जैसा आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जितनी भी सब्सटेंस होंगे जो रीअब्जॉर्ब होने के बाद भी बचे होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और नॉर्मली आपको बोला है इसको यूरिन कहा जाएगा, ठीक है। जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो भी वेस्ट बचा होगा वो सब का सब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगा और ऑलमोस्ट आपको बोला है इसको यूरिन बोला जाता है। और 1.5 से लेके 1.8 लीटर यूरिन पर डे ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन एक्सक्रीट करता है, विच इज़ नोन एज अवर यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट एक दिन का नॉर्मली 1.5 से लेके 1.8 लीटर एक पर्सन जो होता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन वो रिलीज़ करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायलिसिस से रिलेटेड है। डायलिसिस क्या होता है, जब हम सेलेक्टिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फ़िल्टर कर देते हैं, लार्ज वंस को रहने देते हैं, उसको डायलिसिस बोलते हो आप। सो डायलिसिस में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम फ़िल्टर कर देते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स और फैट्स को हम रहने देते हैं बॉडी में। सो ये डायलिसिस किया कब जाता है, क्वेश्चन ये है। सो जब एक पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है, उसकी किडनीज़ में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है या किडनीज़ में इंजरी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनीज़ की फंक्शनिंग को नुकसान हो सकता है और कंप्लीट किडनी की फेलर की वजह से यूरिया और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होना स्टार्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है अगर उसको उस वक्त इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। सो उस केस में यहाँ पर पर्सन को सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑफ़र ये होता है कि लॉन्ग टर्म ऑफ़र मतलब सॉल्यूशन ये होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जिसमें सेम किडनी का मतलब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है दूसरे पर्सन से और उस पर्सन का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। सो और डोनर की वो वहाँ पे ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, उस टाइम पे वो ट्रांसप्लांट की जाती है और उसके साथ से डैमेज किडनी को रिमूव किया जाता है और उसी के साथ मैचिंग किडनी जो होती है वो ट्रांसप्लांट की जाती है बाय सर्जिकल ऑपरेशन। और अगर फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है तो उस केस में पीरियोडिकल क्लीनिंग होती है ब्लड की, उसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोलते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल वे है जिसमें वेस्ट को रिमूव किया जाता है और जो वेस्ट को रिमूव किया जाता है और जो एक्सेस फ्लूइड होता है बॉडी का उसको भी रिमूव किया जाता है। सो डायलिसिस से क्या होता है, एक पर्सन का जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, उसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बॉडी का वो भी रिमूव होता है और उसके साथ साथ जो केमिकल्स होते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं किडनी को उसको भी रिमूव किया जाता है। अगर हम फर्दर देखें तो किडनी के जो डायलिसिस हैं वो 2 टाइप्स की हैं, पहली हाइमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हाइमोडायलिसिस में होता है कि एक पर्सन का जो ब्लड होता है उसको पास किया जाता है डायलाइजिंग मशीन से, जहाँ पे वो प्यूरीफाई होता है और प्यूरीफाई होने के बाद वो ब्लड मशीन से दोबारा से उस पाइप को पास करके बॉडी में दोबारा इंजेक्ट किया जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है, एक पर्सन की बॉडी से ब्लड निकलेगा और वो ब्लड
वहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू उस मशीन पे जाएगा और वहाँ से क्लीन होकर दोबारा से वापस आ जाएगा बॉडी पे। पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा सा सर्जिकल इम्प्लांट किया जाता है यहाँ पे कैथेटर को स्टमक में, ठीक है। और कैथेटर क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब होती है जो मैक्सिमम टाइम सर्जिकल ऑप्शंस के लिए यूज़ होती है, और उसको सर्कुलेट किया जाता है, और जो फ्लूइड होता है बॉडी का वो सर्कुलेट होता है उस कैथेटर में, और वो कैथेटर क्या करती है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड वेसल से एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद उस कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है और बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा सा ज़्यादा वर्सेटाइल और कन्वीनियंट मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू हाइमोडायलिसिस। सो अब मैकेनिज्म क्या होता है डायलिसिस का, तो अब आपको बताया है यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी जो होती है वो सेलोफेन जो सेमी परमिएबल एक ट्यूब होती है उससे बनती है। उस ट्यूब को टैंक में से पास किया था डायलाइजिंग सोल्यूशन में से, और वो फ्लूइड क्या होता है, उस फ्लूइड में, और जो फ्लूइड होता है इसमें वाटर और ग्लूकोज होता है उसी, और उसमें से पास किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, एक पिक्चर है, पिक्चर के थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करवाना चाहूँगा। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है, एक पर्सन की जो यहाँ पे ब्लड है उसमें से इसको रिमूव किया जा रहा है। यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ से अटैच करके जो आर्टेरियल प्रेशर होता है ब्लड का वो यहाँ पे इस सेलोफेन ट्यूब से पास किया जा रहा है, और इस ब्लड को बाद में ये डायलाइजिंग मशीन से पास किया जा रहा है, ठीक है। और इस डायलाइज़र से पास करने के बाद, यहाँ से पास करने के बाद यहाँ पे इस ब्लड को पूरा फ़िल्टर करने के बाद, इसमें से पास करवाने के बाद, इस सलाइन सॉल्यूशन से अलग अलग वे से पास करवाने के बाद क्लीन ब्लड को दोबारा से बॉडी में लाया जा रहा है। ओवरऑल इस डायलिसिस की प्रोसेस में जो मेन जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होती हैं, वो सेलोफेन की सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल मतलब कुछ चीज़ों को वो अलाउ करेंगी पास होने के लिए बाहर, और कुछ चीज़ों को अलाउ वो नहीं करेंगी। इस ट्यूब को उस टैंक में से पास किया जाएगा जिसमें डायलाइजिंग सोल्यूशन होगा। अगर आप टैंक यहाँ पर देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लड को पास किया जा रहा है, और ये डायलाइजिंग टैंक है यहाँ पे। यहाँ से पास होने के बाद, उस ब्लड को यहाँ से पास होने के बाद फिर जाके इसमें जितना भी वेस्ट होगा बॉडी का, मतलब यहाँ से पास करेगा, इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल ब्लड के बराबर होती है इसमें जो भी सोल्यूशन होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी वेस्ट होगा वो सारा यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्योर ब्लड होगा वो दोबारा से यहाँ पे पास करके दोबारा से उसको अलो कर दिया जाएगा बॉडी में एंटर होने के लिए, ठीक है। इसमें से पास करने के बाद जो फ्लूइड होगा, जो टैंक से फ्लूइड होगा, उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल ब्लड के बराबर होगी। तो पेशेंट का जो ब्लड होगा वो रेडियल आर्टरी से पास किया जाएगा और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाएगा। तो इतना आपने कंसेप्ट इतना करना नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ शॉर्ट सा बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। सिंपल सी प्रोसेस ये हाइमोडायलिसिस प्रोसेस में एक पर्सन की आर्टरी में से ब्लड को अलो किया जाता है ताकि वो पास करे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आर्टरी होगी पर्सन की, तो आर्टरियल ब्लड को यहाँ पे पास किया जाएगा। आर्टरियल ब्लड को पास करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये सेलोफेन ट्यूब से पास होने के बाद इसको सस्पेंड किया जाएगा डायलाइजिंग सोल्यूशन में से, ठीक है। डायलाइजिंग सोल्यूशन में जो वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, साल्ट होगा, वो पूरी उसी कंसंट्रेशन के बराबर होगा जितनी नॉर्मल ब्लड में कंसंट्रेशन होती है। तो जैसे ही जो ब्लड पास करेगा डायलाइजिंग सोल्यूशन में, तो उसमें से मोस्टली जो वेस्ट होंगे यूरिया और बाकी के जो सबस्टांसेस होंगे वो इस डायलाइजिंग सोल्यूशन से डिफ्यूज़ होने के बाद अलग हो जाएंगे, और जो प्यूरीफाइड ब्लड होगा उसको पंप किया जाएगा पेशेंट की आर्म में, और उसकी वजह से वो पर्सन दोबारा से उसका जो ब्लड होगा वो प्योर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पे पास करने के बाद इस डायलाइजिंग सोल्यूशन पे वो क्या करेगा, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मल ब्लड के बराबर ही होगी, और ये पूरा टैंक है यहाँ पर, इसमें से ये डायलाइजिंग मशीन है, इसमें से पास करने के बाद जो ब्लड यहाँ पे जो भी ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सब की सब यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू रिमूव हो जाएंगी, और प्योर ब्लड जो होगा वो यहाँ से पास होने के बाद दोबारा से विंग्स में एंटर कर दिया जाएगा। तो ये थी प्रोसेस डायलिसिस की, और डायलिसिस में पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, बैक्टीरिया और वायरस इसमें ज़्यादा अटैक नहीं कर सकते हैं,
और यहाँ पे कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसकी वजह से एक पर्सन को रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है, उसकी किडनी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़ने की वजह से उस पर्सन की किडनी जल्दी रिकवर कर सकती है। सो ये थी डायलिसिस, और जो हमने पढ़ी हाइमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का आपको इतना कंसेप्ट नहीं दिया है, बट आप सिर्फ हाइमोडायलिसिस ही पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक। फिर भी अगर कोई डाउट होगा दैन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।